जो अगर नई सरकार आती है, जो पहली बार सरकार आई है, तो उनको कई चीज़ें नहीं पता होती हैं, रूल्स कायदे नहीं पता होते। तो उस वक्त हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बहुत बहुत मतलब उनको हावी होते हैं और बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आप न्याय के साथ रहते हुए, अब जब आप नियम के साथ रहते हुए काम करेंगे तो आपको बॉम्बे सिटी के लोग और जितने भी और महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। एक दुर्दैव समझ लीजिए या एक ख़राब समय से हम गुजर रहे हैं, और जो अगर जुडिशरी से भी नहीं सुधरा तब तो फिर भगवान भरोसे है। डीजी लेवल पे ही सीमित नहीं है कि जूनियर को आप डीजी बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो एसपीज़ हैं और उनके अंडर में एडिशनल्स भी होते हैं, तो कई कुछ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के ऐसे भी मुझे बताए गए कि जहाँ पर एसपी जूनियर है और एडिशनल्स भी सीनियर है। तो इसकी तो बहुत बहुत समग्र तरीके से, जिसको कहते हैं बहुत तरीके से इसकी चौकसी होनी चाहिए कि सीएम साहब कम से कम ये जातियाँ तो आप मत करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है HW न्यूज़ में और मेरा नाम है सुन कनौजिया। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक हलचल के अलावा प्रशासनिक हलचल भी मचा हुआ है। आपको बता दें कि सचिन वजह के मामले से जो सारे सवाल उठे थे, उसके बाद लगातार महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में आ रही है। वहीं वरिष्ठ IPS ऑफिसर संजय पांडे ने महाराष्ट्र सरकार को एक खत लिखा है और इस खत में उन्होंने कड़ी नाराज़गी जताई है। संजय पांडे जी हमारे साथ हैं और संजय पांडे जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके खत में क्या है और वो किस तरह से सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। सर, HW न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने खत लिखा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, क्या है सर उस खत में? खत में तो मैंने यही लिखा है कि मेरी जो सीनियरिटी है, उस सीनियरिटी के हिसाब से मुझे पिछले कई वर्षों से वो पद नहीं दिए जा रहे हैं। पहला मौका आया था जब ये सरकार बनी थी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस का पद खाली हुआ था। उस वक्त भी मैं नंबर 2 सीनियरिटी में था। शुरुआत में सब लोग नंबर 2 सीनियर के लोगों को ही कमिश्नर बनाते रहे हैं, तो ये वो भी मेरे को दिया नहीं गया। उसके बाद डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन की पोस्ट खाली हुई, वो तब भी मैं सीनियर था, वो भी मेरे को नहीं मिला। ठीक है, मैंने रिप्रेजेंटेशन किया सरकार को, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन जब ये डीजी सुबोध जायसवाल जी के जाने के बाद जब इस जगह खाली हुई, तो अब उसका जो पद खाली हुआ, तो अब डीजी का मतलब है कि पुलिस में ऐसा है कि जो सीनियर मोस्ट आदमी होता है वही ना डीजी बनता है। जैसे कि अब हमारे यहाँ परेड कमांड की जाती है, तो जो सीनियर मोस्ट आदमी होता है वो कमांडर होता है। ये यूनिफॉर्म का सर्विस है। तो मेरी अपेक्षा तो यही थी कि जब तक UPSC से नाम नहीं वापस आते हैं तब तक सीनियरिटी के तहत मेरे को एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैंने फिर भी सोचा कि चलिए 2-2.5 महीने में ये नाम आ जाएंगे, उस वक्त शायद सेटलमेंट होगा कि किसको दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा मतलब मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि जब ये नगराले जी को उन्होंने CP बनाया और जब DG की पोस्ट में नगराले साहब से भी जूनियर एक आदमी को उन्होंने DG बनाया और मेरे को नज़रअंदाज किया, तो मुझे लगा ये तो बहुत हुआ। तो इसलिए मैंने अपने उस अर्ज के अपना एक रिक्वेस्ट लेटर समझिए, एक प्रेयर की है कि CM साहब कम से कम ये जातियाँ तो आप मत करें, और जो हमारी सीनियरिटी है, कम से कम पुलिस का जो महकमा है उसमें नियम और कायदे लगते ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि और दूसरे चीज़ों में नहीं लगते हैं और दूसरे सर्विसेज में नहीं लगते हैं, सर्विस रूल सबको लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले किसी भी तरीके से ज़्यादातर जैसे IPC है, पेनल कोड है, इन सबको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप जो अगर खुद ही पुलिस के सीनियर आला अफसरों को नियुक्त करते समय जो अगर इन नियमों को और इनका पालन आप नहीं करेंगे तो पुलिस में इसका ज़्यादा भयंकर असर होता है, क्योंकि वो लोग तो दिन पर दिन ये नियम का ही पालन करते हैं। तो जो अगर आज उनकी पोस्टिंग में नियम का पालन नहीं हो रहा है तो इसका नज़रिया आपको उनके रोज़ के कामकाज में भी नज़र आएगा। तो यही हमने अब रिक्वेस्ट की है। मेरी उम्मीद है कि CM साहब सब चीज़ों को देखेंगे और मुझको बराबर न्याय देंगे, इसी उम्मीद से वो लेटर लिखा है। सर, जिस तरह से आप सीनियर ऑफिसर थे, जो लिस्ट थी प्रोबेबल कैंडिडेट जो हो सकते हैं, जो नाम हो सकते हैं, उसमें नाम आपका सबसे आगे था क्योंकि आप सीनियर भी थे। आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? जो अगर मेरे को नहीं बनाया गया तो इसके कारण
तो मैं नहीं बता सकता, जिन्होंने नहीं बनाया वही कारण दे सकते हैं, इसका वही उत्तर दे सकते हैं। तो सर आपके आपके लेटर पर कुछ रिप्लाई अभी तक आया? नहीं, अभी तक तो मेरे को कोई, मैंने कल ही लेटर लिखा है। मेरे ख्याल से सरकार को ये सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, तो उस समय के हिसाब से मुझे अपेक्षा तो ज़रूर है कि जो स्पष्ट चीज़ें मैंने बताई हैं कि भाई सीनियरिटी के हिसाब से कम जब तक यूपीएससी से नाम नहीं आता तब तक तो आपको सीनियरिटी के हिसाब से देना चाहिए, और ये चेंज करने के लिए सरकार को कोई समय नहीं लगता है। तो इतने छोटे से निर्णय के लिए इतना बड़ा बतंगड़ बनाना, और नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई जैसे हम जिसको दिया भी गया है वो उनसे मांगने भी गए होंगे। मुझे पूरी अपेक्षा है, बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं सेठ साहब, तो लेकिन अब सरकार को देखना चाहिए कि आप अपने नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई जूनियर ऑफिसर वो बेचारा क्या कहेगा, उनको तो उसको तो सरकार के आदेश का ही पालन करना है। तो इसलिए मुझे लगता है सीएम साहब इस पर ज़रूर विचार करेंगे। सर पिछले कुछ दिनों से अगर देख लिया जाए, जैसे सचिन वजह का मामला हो या फिर एंटीलिया के सामने इस तरह से कार मिल जाना, ये सब जो मामला आया है, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं कि पुलिस की इमेज को धूमिल करने जैसा ये मामला आया है? और ये काफ़ी गंभीर है क्योंकि ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की जो एक इमेज रही है उसके ऊपर अब सवाल बनते जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते रहे और इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? मेरी पर्सनल राय के पहले, मतलब जो आप बॉम्बे पुलिस की इमेज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसे वाक़ये हुए हैं, पहले भी हुए हैं, ये पहली बार नहीं है। एक बार तेलगी स्कैम भी हो चुका है, और भी कई छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें प्रश्न उठा है कि बॉम्बे पुलिस की इमेज ख़राब हो गई। देखिए, एक वाक्य से आप बॉम्बे पुलिस की इमेज या महाराष्ट्र पुलिस की इमेज को कम और ज़्यादा नहीं मान सकते। देखिए, बॉम्बे पुलिस में सिर्फ एक वजह या फिर एक डीसीपी या संजय पांडे या परमवीर ऐसे ही कुछ नाम नहीं है। बॉम्बे पुलिस में हज़ारों की संख्या में हमारे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, पीएसआईज हैं, जिनमें कि मैं मानता हूँ बहुत मात्रा में बहुत ही स्वच्छ प्रतिमा के लोग हैं। तो जो अगर किसी 2-3 चंद आदमियों के वाक्य की वजह से पूरी बॉम्बे पुलिस से या महाराष्ट्र पुलिस की इमेज नीचे हो रही है, इससे तो मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। इस तरह के वाक्य पहले भी हुए हैं, और महाराष्ट्र पुलिस की जैसी इमेज थी और मुंबई पुलिस की थी, बरकरार है। हाँ, ये एक दुर्दैव समझ लीजिए, या एक ख़राब समय से हम गुज़र रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो सारे लोगों को मिलकर इस प्रतिमा को सुधारने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, बड़े तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं प्रयत्न करूंगा, और ज़्यादा ही ज़रूरत नहीं है। हमारे नागरिक भी सपोर्ट करते हैं, सिटीजन भी सपोर्ट करते हैं। जब आप न्याय के साथ रहते हुए, जब आप नियम के साथ रहते हुए काम करेंगे तो आपको बॉम्बे सिटी के लोग और जितने भी और महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। तो इमेज बढ़ाना, उतारना बहुत बड़ी बात नहीं है। नीचे भी मैं तो सहमत नहीं हूँ कि आज हम सारे के सारे बदनाम हो गए। नहीं, कुछ चंद वाक्य हुए हैं जिसकी वजह से पूरे सिस्टम को आप दागी ठहराना सही नहीं होगा। सर सिस्टम की अगर बात करें, आपने कहा कि अगर सिस्टम से चलेंगे तो नागरिक आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो अब जिस हिसाब से पोस्टिंग की अगर बात करें तो पोस्टिंग्स में सीधे दिख रहा है कि सिस्टम का फॉलो नहीं किया गया। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है महाराष्ट्र पुलिस का या मुंबई पुलिस का, उसमें इसी तरह का एक ट्रेंड बन जाएगा कि बाईपास कर दिया जाए और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जाए। देखिए, जो आप उदाहरण के तौर पे जो कह रहे हैं, जो अगर ऐसा चलता रहा तो ये तो बात सत्य है कि जो अगर आप सीनियर को जूनियर बनाते रहे और जूनियर को सीनियर बनाते रहे, तो जिस नियम का पालन न करते हुए आपने सीनियर को जूनियर बनाया, तो जो आदमी उस पोस्ट पे बैठेगा जो कि नियम के हिसाब से नहीं बैठना चाहिए, तो वो भी नियमों का पालन नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चल सकता है। आपने 1-2 काम किए होंगे, जैसे हमारे केस में ही जो अगर इस तरह का हुआ है तो मैंने सीएम साहब को लिखा है, और मेरे ख्याल से और भी तरीके हैं, कोर्ट्स हैं जो कि इसको करेक्ट कर देंगे। तो हिंदुस्तान में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। मतलब जो अगर हमारा एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करता है जो कि न्यायोचित नहीं है,
तो जुडिशरी है जहाँ जाके इसको आप उचित करा सकते हैं। लेकिन जो अगर सपोज़ करिए ऐसा चलता रहा और इसको रोक नहीं लगी, तब तो जो आपने कहा और जो मैंने भी कहने की कोशिश की, फिर तो बहुत बड़ी समस्या है। सर ये इसलिए कहने का मतलब ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आज ये जो गवर्नमेंट है उसने इस तरह की चीज़ें की, कल को दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसके भी इस तरह के करने के चांसेस हैं। नहीं है तो इसीलिए तो नियम है, इसीलिए तो कायदे हैं, इसीलिए तो कानून है और उसके लिए हमारी जुडिशरी है। ज़्यादातर तो एग्जीक्यूटिव नियम और कानून के अंदर ही काम करते हैं। कई बार अपवाद होते हैं मेरे ख्याल से, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भी जो अगर अपवाद है, ज़्यादातर तो एग्जीक्यूटिव खुद ही ठीक कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब सीएम साहब। लेकिन जो अगर नहीं ठीक होता है तो जुडिशरी बीच में आती है, और जो अगर जुडिशरी से भी नहीं सुधरा तब तो फिर भगवान भरोसे है। तो सर आप कोर्ट जाएंगे अगर नहीं होता है तो? नहीं, मैं मेरे लिए ही कोर्ट नहीं जाऊंगा। देखिए मेरा पर्सनल मुद्दा तो डीजी बनने का है ही, लेकिन मेरे बाद में आने वाले और मेरे जो नीचे कनिष्ठ ऑफिसर्स हैं उनको भी तो एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई जो अगर आप लोगों के साथ भी कोई नियम का पालन नहीं किया गया है तो ये रास्ता है, और एक रास्ता है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का, एक रास्ता है अपने मुद्दे रखने का। और अभी तो मैं इस निर्णय पर नहीं जा सकता कि मैं कोर्ट जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि शासन, यहाँ पर शासन में सीएम साहब भी एक अंग है और भी ऑफिसर्स हैं, सब मिलके सही निर्णय लेंगे। और जो अगर नहीं होता है तो फिर तो न्याय मांगने के लिए न्यायपालिका बना ही इसलिए गई है। हमारा सर्विस एक्ट है, उसके तहत हम ज़रूर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से दाद मांगेंगे। सर इस तरह से बाईपास करने का रीज़न क्या? अब देखिए ये आप फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। जो बाईपास कर रहा है उसके पास रीज़न होना चाहिए। छोटे मोटे रीजंस जो आम होते हैं कि भाई किसी को बाईपास सीनियरिटी में पीछे कर दिया जाता है तो उनके ऊपर व्यभिचार के आरोप लगते हैं, या वो डरपोक किस्म के आदमी होते हैं, या उनके ऊपर वो व्यभिचारी या भ्रष्टाचारी होते हैं। इस तरह का पेपर पर तो मेरे पास नहीं है, और व्यवहारिक तौर पे भी मैं इन सब किसी भी चीज़ों में शामिल नहीं हूँ। तो मैं इसका क्या कारण बताऊँ? मेरे जिन्होंने किया है, आप ये कारण उन्हीं से पूछें तो ज़्यादा उचित होगा। सर इस सवाल से थोड़ा हटके है सचिन वजह को लेकर। सचिन वजह को सस्पेंड कर दिया गया था। 2007 में वो पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर बाद में उन्हें 2020 में वापस ले लिया जाता है। तो एक ऑफिसर जिसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं, कस्टोडियल डेथ का आरोप है, और उसको इस तरह से वापस ले लेना, ये एक सवाल खड़े नहीं करता है? सवाल तो खड़े करता है। वही मैंने कहा कि नियम के हिसाब से क्या वो कमेटी बैठी थी, कोई एक आदमी का डिसीजन नहीं है। मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी थे, कमिश्नर साहब थे, और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे उस कमेटी में। उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने कुछ नियम देख के ही डिसाइड किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो अगर नियम नहीं देख के डिसाइड किया तो फिर तो टोटली गलत है। और फिर इस चीज़ को वही है, जो अगर आप नियम नहीं मानते हैं और उसका करेक्शन नहीं होता है समय से, तो फिर एक न्यायपालिका में एक जरिया है कि जिसके थ्रू उसको करेक्ट कराया जाए। तो ये मानना कि सरकार ने टोटली गलत किया उनको लेके, ये मैं हैसियत में नहीं हूँ कहने के, क्योंकि मैंने वो पेपर भी नहीं देखे, फाइल भी नहीं, क्यों लिया गया। अब जिस तरह से कह रहे हैं सहजा सहजी ऐसे आदमी को मैं ये कहूँगा हाँ मैं मानता हूँ कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या पता क्या मुद्दे हैं जो उस फाइल में हैं जो हमें आपको दोनों को नहीं पता है, और उसके ऊपर इतने सीनियर ऑफिसर ने निर्णय लिया है तो ज़रूर कोई तथ्य होगा तभी ये निर्णय लिया गया है। लेकिन सर जो विपक्ष है यहाँ पर, खास तौर पर बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं कि शिवसेना से उनकी करीबी थी, शिवसेना उन्होंने ज्वाइन किया था, तो शिवसेना की सरकार आने के बाद शिवसेना ने उन्हें पुलिस महकमे में वापस ले लिया। मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप सेना कहें बीजेपी कहें, लेकिन हम प्रशासकीय अधिकारी जो हैं हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। हाँ, हमको डायरेक्शंस दी गई होंगी, उसके हिसाब से प्रशासकीय अधिकारी का काम है अपने विवेक से काम करना। उन लोगों ने साइन किया है, उन लोगों ने रिकमेंड किया है, तो इसमें ये मान लेना कि जो अगर उन प्रशासकीय अधिकारी ने अपने आंखें बंद करके जैसा कहा गया वैसा किया, तब तो मेरे ख्याल से प्रशासकीय अधिकारी भी जवाबदार हैं। इस मतलब पहले काम तो उन्होंने किया, आप पार्टी तो बाद में आती है। तो मैं किसी पार्टी को दोषी ठहराना
मैं तो, मेरी हैसियत भी नहीं है और मैं ठहरा भी नहीं सकता, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें एक कमेटी ने निर्णय लिया है, और अगर कोई दोषी किसी को ठहराना है तो आप उस कमेटी की बात करिए, लेकिन आप शासन के किसी पार्टी के बारे में बात करना तो उचित मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लगता है किसी को भी उचित नहीं है। सर, जिस तरह से ये पोस्टिंग की और ट्रांसफर्स की जो बात हुई है, इसके बाद कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स, जो आप लोगों का एक अच्छा खासा ग्रुप होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं नाराज़गी की खबर आ रही है। देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं तो इस जाति से नाराज़ हूँ। उस नाराज़गी को मैंने बहुत तरीके से व्यक्त भी किया है, आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे और भी कुछ चीज़ें पता चली जब से मैं आप लोगों से इंटरव्यू देने लगा, कि सिर्फ ये डीजी लेवल पे ही सीमित नहीं है कि जूनियर को आप डीजी बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो एसपीज़ हैं और उनके अंडर में एडिशनल्स भी होते हैं, तो कई कुछ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के ऐसे भी मुझे बताए गए कि जहाँ पर एसपी जूनियर है और एडिशनल्स भी सीनियर है। तो इसकी तो बहुत बहुत समग्र तरीके से, जिसको कहते हैं बहुत तरीके से, इसकी चौकसी होनी चाहिए कि भाई आप पुलिस खाते में सीनियरिटी को मेंटेन करते हुए आप डीजीपी को छोड़िए, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कम से कम जो कि रोज़मर्रा दे आर द कटिंग एज, वहाँ पर इस तरह के सिचुएशन ना निर्माण करें। संजय पांडे आएंगे और जाएंगे, क्योंकि डीजी का काम तो सेरिमोनियल है, लेकिन जो रोड पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, जो अगर उनके नीति का मातहत उनसे सीनियर है, तब तो ये काम बहुत ही गड़बड़ है और इसके बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। सर, इमेज की बात पर मैं वापस आऊँगा, क्योंकि आप एज अ ऑफिसर बात कर रहे हैं, मैं एज अ मीडिया पर्सन बात कर रहा हूँ। तो एक आम जनता के पास जब हम जाते हैं तो पिछले कुछ वक्त से जो खबरें आ रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जाहिर सी बात है एक सवाल तो उठ चुका है। अब इस सवाल को, ये जो सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है, इस सवाल को दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हमारे पास इंडियन पेनल कोड है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्हीं तीन का पालन जो भी पुलिस ऑफिसर है, जो अगर मैं सीनियर हूँ और सीनियर के तहत जो अगर राय दे सकता हूँ, तो इन्हीं बॉम्बे पुलिस एक्ट है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, इन्हीं के तहत इनके दायरे में रहते हुए आप कार्रवाई करें, तो ऐसे प्रश्न निर्माण ही नहीं होंगे और जनता का आपके ऊपर एक विश्वास, मैं नहीं कहता खो गया है, जो थोड़ा बहुत डगमगा गया होगा कि इंसिडेंट पेपर में आए हैं, मीडिया में आए हैं, वो डगमगाहट ठीक हो जाएगी। और मेरे ख्याल से स्थिर तरीके से चलाने के लिए और स्थिरता बनाने के लिए ये बहुत छोटी सी है कि भाई जो भी चीज़ है कायदे के हिसाब से हम करेंगे, जो भी चीज़ है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखी है हम उसके हिसाब से करेंगे। और सारे पुलिस ऑफिसर इसके लिए करने के लिए उन्होंने शपथ ली है और उनको करना चाहिए। मैं तो आपके इस मीडियम के थ्रू आह्वान करना चाहता हूँ कि सारे पुलिस ऑफिसरों ने इसका जो है पालन नहीं किया, तो जिस तरह के वाक्य के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं, ये वाक्य कई जगह हो जाएंगे हिंदुस्तान में कि बस आप कायदा तो पकड़ के चलेंगे, आपने कायदे के लिए पुलिस ऑफिसर बनाए गए हैं, आपका पेनल कोड है, मैंने बताया आपको दंड संहिता है, सीआरपीसी है, तो अगर उनका पालन छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सर, आप काफ़ी वक्त से डिपार्टमेंट में रहे हैं, आपने पूरी तरह से देखा है कि कैसे कामकाज होता है, किस तरह से जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ और डिपार्टमेंट के बीच में काम चलता रहता है। पिछले कुछ सालों में, या फिर यूँ कहें कि ये सरकार आने के बाद, क्या कुछ बदलता हुआ आपने देखा है? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अगर नई सरकार आती है, जो पहली बार सरकार आई, तो उनको कई चीज़ें नहीं पता होती हैं, रूल्स कायदे नहीं पता होते हैं, तो उस वक्त हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बहुत मतलब उनको हावी होते हैं और बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और उस समय कई बार कई उथल पथल ऐसे होते हैं कि जगह पॉलिटिशियंस जो हैं वो ग्राउंड लेवल की रियलिटी जानते हैं, लेकिन जो हमारे अब इस मेरे केस में भी मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बताई नहीं गई होंगी, सारी चीज़ें समझाई नहीं गई होंगी, नहीं तो पॉलिटिशियन जो ग्राउंड से कनेक्टेड है वो ऐसे डिसीजन नहीं लेते। तो वही मैं कहता हूँ, शुरुआत में जब सरकारें आती हैं तो उस वक्त पॉलिटिशियंस को गाइड करना हमारी नैतिक जवाबदारी है। आप इसीलिए तो ब्यूरोक्रेट जो हैं 60 साल में रिटायर होते हैं, जब से नौकरी करते हैं, अब तो 60 के बाद 5 साल और भी मिलने लगे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन तो बेचारे 5 साल के लिए आते हैं, तो उनको एजुकेट करना हमारा नैतिक धर्म है।
कई बार ऐसा होता है कि जो अगर पॉलिटिशियंस को लगता है कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसी हो सकती है, वो कायदे में नहीं बैठती है, तो भी ब्यूरोक्रेट उनको खुश करने के लिए हाँ हाँ साहब ऐसा ऐसा हो सकता है, ये गलत है। और इसी वजह से पॉलिटिशियंस भी प्रॉब्लम में आते हैं और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी प्रॉब्लम में आते हैं। तो यही मैं, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेट्स का है। मेरे ख्याल से जो नई सरकार आती है कहीं भी, उसमें पहले तो ब्यूरोक्रेट्स हावी होंगे, लाजमी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट को सब पता है। सरकार के लोगों को, नए नए सरकार पहली बार मंत्री बने हैं, पहली बार कैबिनेट में बैठे हैं, उनको सारे वाक्य नहीं पता होते हैं। लेकिन मैं प्रश्न पूरा नहीं कर पाया, मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे सरकार दूसरे चरण में जाती है, सपोज करिए ये सेकेंड टर्म की सरकार होगी, तो सेकेंड टर्म की सरकार में फिर पॉलिटिशियंस जो है उनको समझ में आ जाता है, उस वक्त दे स्टार्ट टेकिंग लीड, और तब ये सरकार अब, लेकिन ये हमारे एक समझ लीजिए कि समाज के लिए एक प्रॉब्लम है कि कुछ सरकारें आती हैं हर साल नई, तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। उस वक्त जो अगर आपके ब्यूरोक्रेट्स अपने नैतिक धर्म का पालन नहीं करते तो उस समय आपको इसी तरह के उलट पलट, इसी तरह का उथल पुथल दिखती है। सर, एक अगर सिंगल लाइन में अगर कहा जाए तो आपका ये कहना है कि ये जो सरकार है इसके पास एक्सपीरियंस की कमी है और इस एक्सपीरियंस की कमी के चलते ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। भाई सरकार जो है मेरे से बहुत बड़ी है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में मेरे को, ये जो सरकार जो आई हुई है शिवसेना की, अगर देख लिया जाए तो लीड करते हुए ये पहली सरकार है यहाँ पर। मैं तो ये मानता हूँ कि आप किसी भी सरकार को देख लीजिए, कहीं भी, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यहाँ की सरकार हो, पहली बार जो सरकार आएगी उनको ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा। और ABCD पढ़ाएगा कौन? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, ब्यूरोक्रेट्स ही पढ़ाएंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि ये कायदे और नियम क्या है। कई बार ये चीज़ें उनको पहले, हाँ, जो अगर कोई पॉलिटिशियन बहुत समय से रहा है और वो आ गया, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गया तो उसको समझता है, लेकिन ज़्यादातर जो नए नए पहली बार MLA बन के आए हैं, पहली बार कैबिनेट में बैठे हैं, उनको नहीं समझता है। तो उसको ये कह लेना कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि एक्सपीरियंस तो उनको है ना, एक्सपीरियंस ना होता तो इतने बड़े इलेक्शन को लड़के यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। लेकिन जिस चीज़ की कमी है, जो कि कायदे और कानून है, हमको भी नहीं पता होता है। पुलिस ऑफिसर जो हमारी ट्रेनिंग की जाती है, 2-2 साल हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, 2 साल फील्ड में जाते हैं, 4 साल ट्रेनिंग होती है, तो वो कमी है हमारे सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में भी, कि इनका कोई इस तरह का ट्रेनिंग प्रोसीजर नहीं है कि 2 साल ट्रेनिंग करेंगे, 2 साल फील्ड में रहेंगे। उस समय कई बार नाजायज़ फ़ायदा ब्यूरोक्रेट्स इसका उठा जाते हैं। मैं इसको फिर भी नहीं मानूंगा कि एक्सपीरियंस की कमी उनको नहीं है, एक्सपीरियंस तो पब्लिक का उनको है, लेकिन ये शासकीय जो काम है, जो प्रणाली है, इसका उनको एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? वो जन्म से तो ये कोई चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अभिमन्यु तो पैदा नहीं हुए थे कि पेट में उनको सिखा दिया गया। तो मेरा इससे बड़ा सवाल मैं करता हूँ कि जो नए नए पॉलिटिशियंस हैं, जो इस तरह के हैं, उनके लिए तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल सिस्टम में उनको, जैसे IAS है, IPS है, इनको ट्रेनिंग होती है, उस तरीके से इनको कम से कम नहीं कुछ साल का इस तरह का ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये मान के चलना कि आप आज यहाँ से कमिश्नर थे और कल से जाके आप MP बन जाएंगे और फिर उसके बाद मिनिस्टर बन जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ये गलत है, क्योंकि आप पहले तो पुलिस में रहे हैं, आपको पुलिस के कायदे पता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि जो अगर इस तरह से उनको एक ट्रेनिंग का एक सेशन हो, और ट्रेनिंग का, और वो भी 1-2 महीने की बात नहीं है, क्योंकि आप पूरा देश चलाएंगे, आप पूरा प्रदेश चलाएंगे, तो जो अगर ये हमारे सिस्टम में ये इनकलकेट किया जाए तो शायद इस तरह की गलतियां पहले चुनी हुई आई सरकार नहीं करेगी। संजय जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय पांडे हमारे साथ थे और लगातार वो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहे थे, और जो जो बातें उन्होंने खत में लिखी हैं और जो जो मुद्दे उन्होंने खत में उठाए हैं उनके बारे में भी वो जिक्र कर रहे थे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये जो उनकी लड़ाई है, ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं अगर यहीं ख़त्म होती है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त के लिए एक नया ट्रेंड बने। और जहाँ तक अगर बात करें मुंबई पुलिस की, तो मुंबई पुलिस जल्द ही अपनी ये जो इमेज है वो सुधार लेगा। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी
ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।